हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम पाइथागोरस की थ्योरम हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो पाइथागोरस की थ्योरम आप जानते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इस तरीके से आपने पहले भी पढ़ा है। अगर ये कर्ण होता है लंब और आधार, तो कर्ण का वर्ग हम लिखते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कई बार हमने इसको प्रयोग किया है, कई सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस हमने, 9th में आपने पढ़ा है। तो इसका प्रूफ आज यहाँ पर किया जाएगा। तो प्रूफ करने के लिए कुछ रिजल्ट्स हमको पहले से पता होनी चाहिए। कुछ प्रमेय इसमें प्रयोग किए जाएंगे प्रूफ करने के लिए। तो जो प्रमेय इसमें प्रयोग किया जाएगा उसको एक बार ध्यान से देख लेते हैं। अगर एक हमारे पास ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो एक कोण इसमें समकोण होगा तो वो B है, और समकोण से हमने एक लंब डाला सामने वाली भुजा BC पर BD। तो यहां पर दो और त्रिभुज हमको मिले, ADB ये वाला और BD और C। तो तीन त्रिभुज हमको इस प्रकार से मिले। एक तो पूरा ABC, दूसरा ADB, तीसरा BDC। D को हम बीच में रख रहे हैं यहाँ पर क्योंकि 90 अंश का कोण है, तो B यहां पर हमने बीच में रखा हुआ है, 90 अंश का कोण है ABC में। तो इसी तरीके से उसको तीनों त्रिभुजों को इसी तरीके से लिखा जाएगा कि उनके बीच में 90 अंश के कोण हो। तो ABC, ADB और BDC तीन त्रिभुज हमको यहाँ पर मिले हैं। अब इनमें क्या संबंध है? अगर हमने लंब डाला, और लंब हमने कहां से डाला? 90 डिग्री, यानी कि जहां पर समकोण है वहां से हमने लंब डाला सामने वाली भुजा में। तो दो जो त्रिभुज होंगे वो आपस में समरूप होंगे, और ये दोनों त्रिभुज ABC के भी समरूप होंगे। यानी कि त्रिभुज ABC जो बड़ा वाला संपूर्ण त्रिभुज है, वो त्रिभुज जो दो हमको मिल रहे हैं ADB और BDC, ये तीनों के तीनों आपस में समरूप हो जाएंगे। तो ये चीज हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे पाइथागोरस की थ्योरम को। जब हम यहाँ पर प्रूव करेंगे तो वहां पर इस चीज को हमको यहाँ पर प्रयोग करना है। अब हम देखते हैं, अपने प्रमेय में आ जाते हैं। जो प्रमेय हमको सिद्ध करनी है वो यही है। तो सिद्ध करना है, आपको क्या सिद्ध करना है? इस पूरे त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होगा AC का वर्ग, ये 90 अंश का कोण है इसमें, AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, AB का वर्ग धन BC का वर्ग, AB और BC का वर्ग। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया है, B से A और C में लंब खींचा है, और हमें दो त्रिभुज मिले हैं ADB और BDC। और ये जो दो त्रिभुज हैं ये आपस में भी समरूप होंगे, और जो ABC त्रिभुज है संपूर्ण त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज उस संपूर्ण त्रिभुज के भी समरूप होंगे। ये हम पहले से जानते हैं, इसका हमको इसमें प्रयोग करना है। तो सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए हमें पता है कि त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC के। तो उसी को हम प्रयोग कर रहे हैं। जो प्रमेय हमें पता है पहले से, मतलब जो त्रिभुज ABC है वो ADB और BDC इसके और इसके दोनों के समरूप है। तो वही चीज हम प्रयोग कर रहे हैं। पहले हम इसको ले लेते हैं, ADB समरूप है ABC के। तो हमने लिख लिया त्रिभुज ADB पूरे त्रिभुज के समरूप है। तो अगर समरूप है तो जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो बराबर होगा। तो ये हम ले लेते हैं। संगत भुजाएं इसमें क्या क्या लेनी है? AD, एक तो इस भुजा को लेंगे AD, और जो ABC बड़ी वाली भुजा है उसके संगत हो जाएगा AB। लिखने का जो तरीका है AD और AB, जो पहले दो लिखे हुए हैं ये
इस तरीके से जो भुजा लिखी जाती है, जो त्रिभुज लिखा जाता है, उसमें जो ए बी है वो ये ए डी जो है वो ए बी के संगत होगा, और जो डी बी है वो बी सी के संगत होगा, और जो ए बी होगा ए बी वो ए सी के संगत होगा। तो ये लिखने का तरीका भी इसी तरीके से होता है, और यहीं पर से हम संगत भुजाएं प्राप्त कर सकते हैं। ये जो ए डी होगा वो ए बी के संगत होगा, अर्थात ए डी जो होगा वो संपूर्ण त्रिभुज के ए बी के संगत होगा। हम इसको इसके बराबर करेंगे। दूसरा हम लेते हैं, इस छोटे वाले त्रिभुज को देखिए आप, इसमें ए डी हमने ले लिया पहले, अब इसमें हम ए बी लेते हैं। ये हमें याद रखना है, पहले हमने ए डी लिया, फिर हमने ए बी लिया छोटे त्रिभुज में। अब ए बी हमने इसमें ले लिया है, तो उसके बाद आप संगत उसकी भुजा यहां से देख लेंगे। जो ए बी आपने लिया है यहां और यहां लिया है, तो इसका मतलब जो संगत भुजा होगी वो ए सी होगी, पहला और लास्ट, पहला और लास्ट। तो ये संगत भुजाएं हमने इस त्रिभुज के और इस संपूर्ण त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। सबसे पहला काम हमने ये किया। दूसरा, अब हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये ए डी गुणा ए सी बराबर, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये ए बी का स्क्वायर हो गया। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। यही काम आपको दूसरे त्रिभुज बी डी सी और ए बी सी में करना। संपूर्ण त्रिभुज तो दोनों उसमें लिया जाएगा। पहले में भी हमने ए बी सी संपूर्ण त्रिभुज लिया और उसमें छोटा त्रिभुज ये वाला ले लिया, और दूसरे बार में भी हम पूरा ए बी सी लेंगे और जो छोटा त्रिभुज है पी डी सी ले लेंगे। तो हम जानते हैं पहले से ही, तो यहां पर बी डी सी जो होगा वो समरूप होगा, और बीडीसी समरूप होगा, त्रिभुज बीडीसी समरूप होगा किसके, एबीसी के। एबीसी के समरूप हो जाएगा। ये पूरा त्रिभुज इन दोनों के समरूप है, तो पहले हमने इसके साथ ले लिया यहां, और दूसरी बार में हम एबीसी में दूसरे त्रिभुज छोटे त्रिभुज में बीडीसी को ले लेते हैं। अब यहां पर कौन कौन से हमें भुजाएं लेनी है, यहां हमने पहले एडी लिया था, फिर ये लिया था छोटे त्रिभुज में। अब इस छोटे त्रिभुज में आपको पहले ये लेना है और फिर ये लेना है, तो आपको डीसी पहले लेना है। तो सबसे पहले इन दोनों में अगर ये समरूप हैं तो इनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो बराबर हो जाएगा। तो भुजा आपको कौन सी लेनी है, सबसे पहले डीसी लेनी है। तो छोटे वाले इस त्रिभुज में आपने डीसी ले लिया, और बड़े त्रिभुज का यहां से पता चल जाएगा डीसी, ये बाद के दो हैं तो ये बीसी हो जाएगा। संगत भुजा प्राप्त करने के लिए ये सबसे बढ़िया तरीका है कि आप त्रिभुज को तरीके से लिखेंगे बीडीसी, जैसे इसमें डी 90 अंश का कोण बीच में है, इसमें बी 90 अंश का कोण है, तो इसी तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद आप डीसी अगर ले रहे हैं बाद के दो, तो यहां भी आपको बाद के दो लेने हैं, यानी कि डीसी और बीसी। तो डीसी और बीसी जो होंगे वो संगत होंगे। अब आपको संगत भुजाएं और लेनी है। अब आपको बीसी लेना, छोटे वाले त्रिभुज में आपने बीसी लिया। अब यहां देखिए छोटे त्रिभुज में बी और सी कहां है, एक यहां है एक यहां, यानी पहले और लास्ट में। यहां पर जो संगत भुजा हो जाएगी वो एसी हो जाएगी, पहला ए और लास्ट एसी। तो संगत भुजा प्राप्त करना बहुत आसान है। तो इसको भी हम इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डीसी गुणा एसी बराबर बीसी का वर्ग। तो ये दूसरा काम, दूसरी हमको यहां पर इक्वेशन ये मिलेगी। अब क्या करना है आपको, अब हमारा लगभग काम कंप्लीट हो गया है। अब हमें इन दोनों समीकरणों को जोड़ना है। समीकरण एक होगा लेफ्ट हैंड साइड से जोड़िए, तो मिलेगा एडी गुणा एसी प्लस एडी गुणा एसी प्लस डीसी गुणा एसी बराबर इसका राइट हैंड साइड ए बी का वर्ग प्लस इसका राइट हैंड साइड बी सी का वर्ग। ये हमने जोड़ लिया। अब हम एसी को यहां से कॉमन ले लेंगे, एसी यहां भी है यहां भी है, तो ये एडी प्लस डीसी हो जाएगा, और ये ए बी का वर्ग
प्लस BC का वर्ग, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब यहां देखिए AD प्लस DC, यहां से लेके यहां से लेके यहां तक, तो ये हो गया A से लेके C तक। तो हम लिखेंगे AC, ये इसके अंदर जो है AD प्लस DC ये AC के बराबर होता है, AC के बराबर, AD प्लस DC बराबर AC। तो ये AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग हो गया। AD प्लस DC ये दोनों क्या हो जाएगा, AD प्लस DC AC हो गया, इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो AC का वर्ग हो जाएगा। तो हमें जो प्राप्त करना था वो हमें प्राप्त हो गया है। तो यही हमारी क्या है, यहां पर पाइथागोरस की थ्योरम है। क्योंकि यहां पर जो कर्ण का वर्ग है AC का वर्ग, वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है, अर्थात AB का वर्ग धन BC का वर्ग। तो यही पाइथागोरस की थ्योरम है जो हमने सिद्ध कर दी। अब इस पाइथागोरस की थ्योरम को बोधायन प्रमेय भी कहा जाता है। कभी कभी बोर्ड परीक्षा में आता है कि बोधायन थ्योरम, उसको लिखो और उसको प्रूफ भी करो, स्टेट एंड प्रूफ, उसको लिखो और प्रूफ करो। तो बोधायन प्रमेय में और पाइथागोरस प्रमेय में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही हैं। बोधायन गणितज्ञ थे, भारतीय गणितज्ञ, वो 800 ईस्वी पूर्व में उन्होंने ये प्रमेय इस प्रकार से बताई थी, विकर्ण से बने हुए क्षेत्रफल का जो योग होगा वो शेष दो भुजाओं से बने हुए क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। तो वही चीज, एक ही चीज है ये। तो प्रमेय पाइथागोरस की अगर आती है आपके लिए वो भी यही होगी, और जो बोधायन प्रमेय अगर लिखने के लिए आएगी और प्रूफ करने के लिए आएगी तो वो भी यही होगी। तो इस तरीके से आप इसको